हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी माइस्क्यूएल सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पीएचपी का चैप्टर 2, जिसमें हम देखेंगे कैसे हमें वैम्प सर्वर को इंस्टॉल करना है। तो आइए इस कोर्स के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक वेब एप्लीकेशन बनाना सीखने के लिए जो मिनिमम चीज़ें सीखना पड़ती हैं वो सब कुछ कोर्स कवर करेगा, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP एंड MySQL। इसके पहले इस चैनल पे आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery के वीडियोस देखे होंगे। अभी ये PHP की सीरीज है और PHP में भी चैप्टर 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये चैप्टर 2 है जिसमें कि हम देख रहे हैं वैम्प का इंस्टॉलेशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि वैम्प क्या होता है। वैम्प बेसिकली एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपाचे, माइस्क्यूएल और PHP तीनों इंस्टॉल किए जाते हैं। तो ये आप एक सिंगल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके पास ये अपाचे, माइस्क्यूएल, PHP तीनों आ जाते हैं। जैसे ये विंडोज के लिए वर्जन बना हुआ है, ऐसे ही लिनक्स के लिए वर्जन है जिसको हम लैम्प बोलते हैं। तो मैं इसके बारे में पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि क्यों आखिर हमें वैम्प की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए पहले आपको एक बार रिकॉल करना पड़ेगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मान लीजिए कि आपने एक वेबसाइट बनाई। वेबसाइट बनाई मतलब क्या है? वेब पेजेस हैं, बहुत सारे वेब पेजेस हैं। ये पेजेस .php फाइल में बने होंगे, .html फाइल में बने होंगे, इसमें कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी, कोई CSS की फाइल होगी और ये पूरी एक वेब एप्लीकेशन आपने बना के रख ली है। अब आप अगर इस वेब एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर पे रखते हैं तो दुनिया वाले तो इसको एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ आप ही इसको यूज़ कर पाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वेबसाइट को सभी लोग एक्सेस कर पाएं। जैसे आप दुनिया भर की वेबसाइट्स को कंप्यूटर से एक्सेस करते हैं, वैसे ही आपकी बनाई हुई वेबसाइट को भी दुनिया वाले यूज़ कर सकें। इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने कंप्यूटर को सर्वर बनाएं। लेकिन वो इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा हमारे लिए कि हम सोचेंगे कि इससे बेटर ये होता कि क्यों ना हम उस कंपनी को कांटेक्ट करें जो सर्वर मेंटेन करती है, सर्वर जिसके पास होते हैं, और हम उससे कुछ स्पेस उसकी सर्वर स्पेस पे मांगे और अपनी वेबसाइट को उसके सर्वर पे रख दें। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके पास ऐसे बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। मान लीजिए ये एक सर्वर कंप्यूटर है, तो ये कंप्यूटर सर्वर इसलिए है क्योंकि ये सर्विस देने के लिए ही बनाया गया है। तो हम ये चाहेंगे कि ये वेबसाइट इस सर्वर कंप्यूटर पे रख दी जाए। इसको हम बोलते हैं होस्ट करवाना। तो यहाँ पे अब ये सारी फाइल्स रखी हुई हैं। दिस इज कॉल्ड सर्वर, राइट। सर्वर कंप्यूटर की खास बात यह है कि एक तो ये हमेशा ऑनलाइन रहता है, दूसरी बात ये रहती है कि इसका IP एड्रेस फिक्स होता है। तो एक पर्टिकुलर डोमेन नेम की मदद से हम इस कंप्यूटर को एक्सेस कर पाते हैं। इस कंप्यूटर पे कुछ ज़रूरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके कारण ये सर्वर की भूमिका पूरी कर पाता है। अब हमारा क्लाइंट कंप्यूटर यानी हमारा कंप्यूटर, ऐसे हमारे दोस्त का कंप्यूटर, किसी और का कंप्यूटर, सभी कंप्यूटर्स इंटरनेट के माध्यम से इस सर्वर से अपने डिज़ायर्ड पेज की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी इस वेबसाइट को देखना चाहेगा वो सब देख सकते हैं। तो ये सब कौन है? ये सब हैं क्लाइंट। ये सब क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं ये सारे। अब ये समझिए कि सर्वर कंप्यूटर पे क्या ज़रूरी सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आपके कंप्यूटर पे तो एक ब्राउज़र है जिसमें आप URL लिख देते हैं तो एक रिक्वेस्ट चली जाती है सर्वर के पास, जिसको हम HTTP रिक्वेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर ज़रूरी है कुछ सॉफ्टवेयर्स का होना। कहाँ पे? सर्वर पे। एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे रहेगा वेब सर्वर। ये वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका काम होगा आपकी रिक्वेस्ट को रिसीव करना और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स देना। तो वेब सर्वर इस कंप्यूटर में अगर है तभी इतने सारे क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को हैंडल किया जा रहा है। तो वेब सर्वर ने क्या किया? आपकी रिक्वेस्ट को समझा, डिजायर्ड पेज निकाला इस कंप्यूटर से और आपको रिटर्न बैक कर दिया।
लेकिन हम जानते हैं अगर कोई फाइल .php एक्सटेंशन की बनी है तो वेब सर्वर जैसे ही देखता है कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी है कि कोई .php फाइल मुझे दे दो, तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी है कि मुझे home.php दे दो, तो वेब सर्वर ये रिक्वेस्ट को देखता है, अच्छा PHP फाइल चाहिए, तो वो home.php फाइल पहले तो सर्वर में ढूंढेगा, एक खास लोकेशन पे ढूंढेगा, और वहां जैसे ही उसे मिल जाएगी वो एक दूसरा प्रोग्राम होता है जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सर्वर। इस प्रोग्राम को वेब सर्वर कहता है कि ये PHP की फाइल है जिसमें लिखे PHP की कोड को तुम रन कर दो। इसका मतलब यह है कि वेब सर्वर .php फाइल को एज इट इज क्लाइंट को रिटर्न नहीं करता, बल्कि वो पहले अपने कंप्यूटर पे ही रखे एक दूसरे प्रोग्राम एप्लीकेशन सर्वर को कहता है कि इस फाइल को रन कर दो। अब ये जो .php फाइल होती है इसके अंदर PHP का कोड भी होता है, HTML का भी हो सकता है, जावास्क्रिप्ट का भी हो सकता है, CSS भी हो सकती है, लेकिन एप्लीकेशन सर्वर सिर्फ उस कोड को ही देखेगा और प्रोसेस करेगा जो PHP लैंग्वेज का कोड होगा, जो कि उसे स्पेशल सिंटैक्स या टैग से पता चल जाएगा कि ये वाला पोर्शन PHP का कोड है। तो PHP के कोड को रन करके जो भी आउटपुट बनता है वहीं पर प्लेस करके ये पेज वापस किसको दे दिया जाएगा, वेब सर्वर को। तो वेब सर्वर अब इस आउटपुट वाले कंटेंट को पेज पे रखकर क्लाइंट को रिटर्न बैक करता है। तो क्लाइंट को जो पेज मिलता है वो पेज में PHP की रत्ती भर भी कोडिंग दिखाई नहीं देती, क्योंकि PHP की स्क्रिप्ट तो ऑलरेडी सर्वर पे चल चुकी है। तो क्लाइंट को जो दिखाई देता है वो उसका आउटपुट होता है जो कि HTML फॉर्मेट में रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि PHP के प्रोग्राम को एप्लीकेशन के डेटा को एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ती है, वो डेटा जो उसने परमानेंटली डेटाबेस में स्टोर करके रखा है। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस एक प्लेस है जहां पर एप्लीकेशन से रिलेटेड डेटा रखा जाएगा। फॉर एग्जांपल ये कोई एप्लीकेशन है जैसे कि फेसबुक, तो यूज़र्स की डिटेल डेटाबेस में रखी होगी, यूज़र के पोस्ट्स की डिटेल डेटाबेस में रखी होगी, यूज़र के फ्रेंड्स की डिटेल डेटाबेस में रखी होगी। तो डेटाबेस वो जगह जहां एप्लीकेशन से जुड़ा तमाम डेटा रखा गया है, और इस डेटाबेस में से कई बार PHP प्रोग्राम को डेटा निकालने की ज़रूरत पड़ती है और डेटा रखने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी डेटा हमको मेंटेन करना है तो उसके लिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत होती है। तो डेटाबेस क्या है? इट इज़ जस्ट अ प्लेस वेयर वी स्टोर एप्लीकेशन डेटा। अब हमें ज़रूरत होती है एक और सॉफ्टवेयर की जिसका नाम होता है डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर बेसिकली वो प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, डेटाबेस को मैनेज करते हैं। तो PHP का प्रोग्राम डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाता, बल्कि वो डेटाबेस सर्वर से कहता है कि मुझे डेटाबेस में से ये डेटा निकाल के दो या ये वाला डेटा रख दो। जो भी काम डेटाबेस पर करने हैं उसकी जवाबदारी डेटाबेस सर्वर की होती है। अगर PHP चाहता है कि डेटाबेस में कुछ काम हो तो वो डेटाबेस सर्वर को ही कहेगा। अब ये ज़रूरी है कि सर्वर कंप्यूटर पे ये तीनों एसेंशियल सॉफ्टवेयर मौजूद हों ताकि आपकी बिजनेस प्रोसेस कंप्लीट हो सके। अब ये तीनों सॉफ्टवेयर आप सर्वर कंप्यूटर पे देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है आपकी वेबसाइट यहाँ पर होस्टेड है, यहीं पे डेटाबेस बना हुआ है। लेकिन अगर आपको अपना प्रोग्राम टेस्ट करके देखना है, आपने वेबसाइट बनाई है उसको टेस्ट करके देखना है, तो इसके लिए भी आपको एक सर्वर में स्पेस खरीदनी होगी, तो इसके लिए आपको पे करना होगा। तो ये कॉस्टली प्रोसीजर हो जाएगा। भले ही जितना भी पे करना है हम नहीं करना चाहते, हम टेस्टिंग करना चाहते हैं कि हमने जो प्रोग्राम बनाया वो सही है नहीं। हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कर रहे हैं, लर्निंग बेसिस पे कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि हम अभी सिर्फ डेवलपमेंट फेज में हैं, अभी हम डेवलप कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर, जब बन जाएगा तब हम उसे ऑनलाइन करना चाहते हैं। तो फिर हम क्या इतना कॉस्टली प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे? नहीं, हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है। तो डेवलपर ये कहता है कि
मैं सर्वर पे रखूंगा अपनी वेबसाइट को, बाद में रखूंगा, अभी तो मैं अपना डेवलपमेंट करना चाहता हूं, तो वो अपने कंप्यूटर में ही ये सारी फाइल्स रखना चाहता है। ये सपोज कर लीजिए डेवलपर का कंप्यूटर है और सारी की सारी फाइल्स वेबसाइट की वो कहाँ रखना चाहता है, अपने ही कंप्यूटर पे अभी रखना चाहता है, बाद में कभी वो सर्वर पे रखेगा। तो टेस्ट करने के लिए ही वो सर्वर पे नहीं रखना चाहता, अपने कंप्यूटर पे ही टेस्ट करना चाहता है। तो प्रॉब्लम क्या है, उसके कंप्यूटर पे ब्राउजर तो है, ब्राउजर क्लाइंट का रोल तो प्ले कर सकता है, पर ब्राउजर रिक्वेस्ट किससे करेगा इस साइट के पेजेस को एक्सेस करने के लिए। एक तरीका तो ये होता है कि आप फाइल पे राइट क्लिक करते हैं और ओपन विथ करते हैं, किसी ब्राउजर से ओपन कर लेते हैं। ऐसे आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, लेकिन .php फाइल नहीं, क्योंकि अगर एक .php फाइल आपके पास है, सपोज करिए एक फाइल आपने बनाई .php, इस पे PHP की कोडिंग है, आपने सोचा कि इस पे राइट क्लिक कर दें और ओपन विथ ब्राउजर कर दें, तो ब्राउजर सॉफ्टवेयर जब इस फाइल को पढ़ेगा तो उसे PHP का कोड समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ब्राउजर को PHP लैंग्वेज नहीं आती। तो फिर क्या होगा, वो पेज स्क्रिप्ट नहीं चल पाएगी। तो इसीलिए PHP के प्रोग्राम को चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, एप्लीकेशन सर्वर की। तो ये तीनों चीजें आपको चाहिए। तो आप क्या करते हो, अपने कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हो विच इज कॉल्ड वैम्प, जिसकी हम बात कर रहे हैं। वैम्प सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का मतलब है, वैम्प विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपाचे। व्हाट इज अपाचे? अपाचे इज अ वेब सर्वर। यस, अपाचे क्या है, वेब सर्वर है। तो अब ए जो है दैट इज अपाचे एंड दिस पी, सॉरी मैंने वैम्प की स्पेलिंग ही गलत लिख दी, वैम्प WAMP, ठीक है। तो WAM, M मतलब MySQL, MySQL इज व्हाट, MySQL इज डेटाबेस सर्वर। देन P इज व्हाट, एप्लीकेशन सर्वर, PHP, P स्टैंड्स फॉर PHP, तो दैट इज एप्लीकेशन सर्वर। तो वैम्प का फुल फॉर्म यहाँ पे अपने को समझ में आ रहा है कि ये तीनों सॉफ्टवेयर्स की बात हो रही है। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर्स हमने इंस्टॉल कर लिए, तो हमारे कंप्यूटर पे अब वेब सर्वर भी है, एप्लीकेशन सर्वर भी है और डेटाबेस सर्वर भी है। तो अब क्या होगा, जो हमारे कंप्यूटर पे वेब ब्राउजर है, ये ब्राउजर सपोज करिए, ये रिक्वेस्ट करेगा, हम इसी को ओपन करेंगे और ये रिक्वेस्ट करेगा वेब सर्वर से, ठीक है। यानी सब कुछ वैसा ही होगा जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोगों को वेबसाइट एक सर्वर पे रखनी होती है और क्लाइंट कंप्यूटर्स उसको एक्सेस करते हैं। तो सर्वर एक अलग कंप्यूटर मशीन होती है और क्लाइंट एक अलग कंप्यूटर मशीन होती है, जो ज्योग्राफिकली बहुत डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं। लेकिन अभी ये दोनों मशीन एक हो गई है। हमारी ही मशीन पे सर्वर वाली चीजें भी हैं और क्लाइंट वाली चीजें भी हैं। तो क्या फर्क पड़ता है कि ज्योग्राफिकली डिस्टेंट लोकेशन पे हैं या फिर एक ही कंप्यूटर के अंदर दोनों चीजें, कम्युनिकेशन का तरीका चेंज नहीं होगा। यानी ब्राउजर के द्वारा ही हम वेब सर्वर तक कम्युनिकेशन भेजेंगे। यानी हम जो रिक्वेस्ट भेजते हैं क्लाइंट से सर्वर तक, अब ये दो कंप्यूटर अगर डिस्टेंस लोकेशन पे होते हैं तो ये नेटवर्किंग के कारण, काफ़ी वायरिंग वगैरह के कारण यहाँ से एक लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके सर्वर तक पहुँचती है रिक्वेस्ट। अब बस ये है कि वो डिस्टेंस छोटा हो गया है, क्योंकि उसी कंप्यूटर के अंदर एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन के पास रिक्वेस्ट जानी है, तो डिस्टेंस कम हो गया है। आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप विद इन द कंप्यूटर काम कर रहे हैं। तो आपके कंप्यूटर का ब्राउज़र आपके ही कंप्यूटर के वेब सर्वर से कम्युनिकेट करेगा और कहेगा मुझे ये वाला पेज दे दो। वेब सर्वर वो पेज निकालेगा, अगर वो PHP फाइल का पेज होगा तो एप्लीकेशन सर्वर से कहेगा कि उसे रन करो। एप्लीकेशन सर्वर ज़रूरत पड़ने पे डेटाबेस सर्वर से डेटा की डिमांड कर सकता है जो डेटाबेस में रखा है, और फिर फाइनली एप्लीकेशन सर्वर वेब सर्वर को आउटपुट रिटर्न कर देगा, जिसको कि वेब सर्वर रिटर्न बैक कर देगा ब्राउज़र को, यानी क्लाइंट को। तो एक प्रोग्रामर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वैम्प जैसा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे या वैम्प इंस्टॉल करे, जिससे कि ये तीनों चीज़ें उसके कंप्यूटर पे आ जाए और वो वही सारे काम कर सके जो कि सर्वर करता है। तो हमारा ही कंप्यूटर दोनों रोल प्ले करेगा, क्लाइंट का भी और सर्वर का भी। तो आई होप थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग गया होगा कि वैम्प सर्वर का क्या रोल होता है।
तो हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को रिवाइज किया। अब बात करते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो आपको ये URL मैं बता रहा हूँ, www.vampserver.com। आप इस URL पे जाइएगा। हालांकि अगर आपको हो सकता है लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो, वहाँ पे किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखा होगा, तो आप उसको क्या करना, /en कर देना, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको दिखाई देगा। ठीक है, आप जैसे इसको ओपन करते हैं इस तरह से एक पेज आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, इसी पहले वाले पेज पे ही आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। तो ये जो स्क्रीन मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये इसी URL पे आपको मिल जाएगी। अब इसमें आप देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे 4 सॉफ्टवेयर्स हैं डाउनलोड करने के लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है वो कितने बिट का है, वो 32 बिट का है या 64 बिट का है, आपको उसमें से चुनना है। अब ये ऊपर के जो 2 हैं ये लेटर वर्जन है और ये पुराने वर्जन है जो नीचे लिखे हुए हैं। तो आपको जो भी इंस्टॉल करना है, मैं कहूँगा लेटेस्ट वाला ही इंस्टॉल करो। अब अगर 64 बिट का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप ये वेब सर्वर 64 बिट वाला इंस्टॉल करें, और नहीं तो ये 32 बिट वाला इंस्टॉल करें। अब यदि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम पुराने ज़माने का है, बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसा होगा आपके पास, लेकिन अगर ऐसा है जैसे कि विंडोज़ XP है, विंडोज सर्वर 2003 है, या इस तरह के जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो हैं, तो आप फिर इन चारों में से कुछ भी इंस्टॉल नहीं करेंगे। फिर आप SourceForge नाम की साइट पे जाएंगे और वहाँ से आप पुराने वर्जन्स इंस्टॉल करेंगे। पर मैं मानता हूँ कि आप लोगों के पास लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये 64 बिट वाला इंस्टॉल कर लीजिए यदि आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो। अच्छा, एक बार आपने इस पर क्लिक किया तो ये डाउनलोड होगा, एक फ़ाइल डाउनलोड होगी जो कि एक सेटअप फाइल है और उसको आपको रन करना है। तो सेटअप फाइल को आप जैसे ही रन करेंगे तो वो एक विजार्ड ओपन हो जाएगा जिसमें कि वो स्टेप बाय स्टेप पूछता है। आप वैसे तो नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे, वो इंस्टॉलेशन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे वो बीच में एक जगह पूछेगा कि आपको कहाँ पे डायरेक्टरी बनानी है, कहाँ पे आपको ये स्टोर करना है, तो आप अपना मनचाहा फोल्डर बता दीजिएगा, जिस भी ड्राइव में आप चाहें वहाँ पर ये पूरा वैम्प इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब जैसे मैंने वैम्प इंस्टॉल किया, मैं उसको दिखाता हूँ। इसको वेरीफाई करना है, जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, अब आपको चेक करना है। तो जो डायरेक्टरी पाथ आपने बताया था, आप उस पाथ पे जाके देखेंगे कि क्या हुआ, इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे मेरे पास ये G ड्राइव है मेरे कंप्यूटर में, तो G ड्राइव के अंदर देखिए ये वैम्प नाम का एक फ़ोल्डर बन गया है। ये वैम्प नाम का फ़ोल्डर ऐसा ही आपके कंप्यूटर पे भी बन जाएगा। इस वैम्प फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं, ये देख सकते हैं। इसमें देखिए ये जो बिन फोल्डर है, बिन फोल्डर के अंदर अपाचे भी है, MySQL भी है, PHP भी है। तो ये तीनों चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं। अभी इसको मुझे ऑन करना है वैम्प सर्वर को, तो ये वाला आइकॉन देखिए vampmanager.exe, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो वैम्प स्टार्ट हो जाएगा। पर वैम्प को अभी कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। तो अभी तो आपको इतना समझ में आ गया कि इसको आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कैसे करना है। अगर आपको कोई दिक्कत जाती है इंस्टॉलेशन में, कोई प्रॉब्लम जा रही है, तो आप कमेंट्स के ज़रिए बेशक मेरे से पूछें, मैं जो भी उसमें सॉल्यूशन हो सकता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरी एक वेबसाइट है www.mysurgery.com, इस वेबसाइट को ज़रूर से विजिट करें। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब की वीडियो सीरीज़ मिलेगी, पूरा कोर्स मिलेगा, जिसमें आप वीडियोस देख कर पूरा कोर्स कर सकते हैं। उसमें चैप्टर वाइज वीडियो लिंक्स दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको बस एक सीक्वेंस में देखते जाना है, कोई हैजल नहीं होगा इसमें। आप इस साइट पे कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस एंड प्रोग्रामिंग एक्सेस से रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं। और इस वेबसाइट पर रेगुलरली मैं कंटेंट अपलोड करता हूँ, डेली अपलोड करता हूँ। तो आप जब भी इस वेबसाइट को देखेंगे हमेशा कुछ ना कुछ नया कंटेंट आपको दिखाई देगा। कई बार स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या ये कोर्स कंप्लीट हैं, तो मैं कहूँगा देखिए कोर्स तो कंप्लीट है, लेकिन मैं इसमें हमेशा वीडियोस ऐड करता रहता हूँ क्योंकि इसकी गुंजाइश कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो आप इस वेबसाइट को शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि ये हिंदी में है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बहुत लोगों के काम आने वाली है। हम लोगों का मिशन ही ये है कि हम शिक्षा को सभी तक पहुँचाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाएं, किसी को खर्चा नहीं करना पड़े, फ्री में सीखें सब लोग घर पर बैठ के। तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, क्योंकि मैं इससे आपसे कॉस्ट नहीं ले रहा हूँ, तो मैं मार्केटिंग भी नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए आपको इसको शेयर करना होगा। थैंक यू।